पिछले 2 वर्षों से हमारे देश में असहनशीलता का शोर मचाने वाले बुद्धिजीवी, साहित्यकार, डिजाइनर नेता और डिजाइनर पत्रकार खतरनाक तौर पर एक्टिव हैं। इनमें से कई लोग अपने अपने अवार्ड्स लौटा चुके हैं, अपने डर का प्रदर्शन कर चुके हैं और यहां तक कि देश छोड़कर जाने की बात भी कह चुके हैं। लेकिन ऐसे लोगों के मन में असहनशीलता का ये तूफान अपनी सुविधा और एजेंडे के हिसाब से उठता है। देश की राजधानी दिल्ली में कल शाम एक उर्दू फेस्टिवल में जी न्यूज के शो फतेह का फतवा के होस्ट तारिक फतेह के खिलाफ नारेबाजी की गई, अपशब्द कहे गए और उनका अपमान किया गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तारिक फतेह जी न्यूज पर प्रगतिवादी सोच के साथ मुस्लिम समुदाय से जुड़े जटिल मुद्दों का विश्लेषण अपने शो में करते हैं। ये एक तरह का इनटॉलरेंस स्कैम यानी असहनशीलता घोटाला है, जिसके बारे में आज पूरे देश को पता होना चाहिए। ये भी एक तरह का घोटाला है। कल देर शाम दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान तारिक फतेह को असहनशीलता और अपमान सहना पड़ा। तारिक फतेह उर्दू भाषा से जुड़े एक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो एक सामान्य नागरिक की तरह इस इवेंट में पहुंचे थे, लेकिन तारिक फतेह का उस इवेंट में आना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। 67 साल के तारिक फतेह पर खुद को बुद्धिजीवी बताने वाली इनटॉलरेंस ब्रिगेड टूट पड़ी। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनका अपमान किया गया। इस भीड़ में 2 तरह के लोग थे। एक वो जो तारिक फतेह की बात से इत्तेफाक रखते थे और उनके चाहने वाले थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो हर बात को धार्मिक कट्टरता के चश्मे से देखते हैं। ऐसे लोग भारत को एक समाज के तौर पर दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक देश में किसी बुद्धिजीवी या डिजाइनर पत्रकार ने एक शब्द भी नहीं कहा। याद कीजिए, कुछ दिन पहले रानी पद्मावती पर बन रही एक फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक संजय लीला भंसाली पर हमला किया गया था। उस वक्त अचानक देश में असहनशीलता पर चर्चाएं शुरू हो गई थी और सबने संजय लीला भंसाली के खिलाफ हुई हिंसा पर कड़ी आपत्ति जताई थी और यह कहा गया था कि एक सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और हम भी आज यही कहते हैं। उस वक्त भी हमने कहा था कि एक सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और संजय लीला भंसाली के साथ जो कुछ हुआ उसकी भी हम उतनी ही कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर संजय लीला भंसाली को अपनी फिल्म में कुछ भी दिखाने की आजादी है, तो फिर तारिक फतेह का नाम आते ही अभिव्यक्ति की यह आजादी कहां चली जाती है? अगर संजय लीला भंसाली के खिलाफ लगने वाले नारे असहनशीलता का प्रतीक हैं, तो फिर तारिक फतेह के खिलाफ हुई नारेबाजी और उनका अपमान असहनशीलता का प्रतीक क्यों नहीं है? तमाम बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, नेताओं और पत्रकारों की चिंता, असहनशीलता और डर अचानक कहां गायब हो जाते हैं? हमें लगता है कि ऐसे लोगों की चिंता काफी सिलेक्टिव होती है, क्योंकि यही उनके एजेंडे को सूट करता है। असहनशीलता के नाम पर जिस अवार्ड वापसी गैंग ने अपने अवार्ड्स लौटाए थे, उनमें साहित्यकारों की एक लंबी चौड़ी टीम थी, लेकिन आज वो सभी साहित्यकार तारिक फतेह के साथ हुए अभद्र व्यवहार और उनके अपमान पर बिल्कुल चुप हैं। इसलिए आज हमने ऐसे सभी साहित्यकारों को डिजाइनर साहित्यकारों की श्रेणी में डाल दिया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर 67 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि हमारे देश का मेहमान है, उसके साथ हाथापाई करना, उसे अपशब्द कहना, उसका अपमान करना कैसी मानसिकता है? आज इस दोयम दर्जे की मानसिकता पर स्वच्छ विचारों वाला हथौड़ा चलाना जरूरी है, क्योंकि देश ऐसे लोगों की हरकतों पर खामोश नहीं रह सकता। भारत आए एक मेहमान के साथ अभद्र व्यवहार,
क्या किसी ने अवार्ड वापसी गैंग को देखा या सुना है? घेरे में लेके फिर नीचे से लकड़ियों से टांगों पे मारना शुरू किया, किक मार करना किया। तारिक फतेह के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, क्या किसी ने डिजाइनर नेता, डिजाइनर पत्रकार और डिजाइनर साहित्यकार को देखा या सुना है? देश में हो रहे असहनशीलता घोटाले का डीएनए टेस्ट। एजेंट भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। देश में घोटाले तो तरह तरह के सुने होंगे आपने, लेकिन आज हम घोटालों की श्रेणी में एक नया नाम डाल रहे हैं और वो नाम है असहनशीलता घोटाला। अब इसे घोटाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब देश में सहनशीलता का माहौल होता है तो अवार्ड वापसी गैंग एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब इसी देश में तारिक फतेह जैसे मेहमान के साथ अशोभनीय हरकत की जाती है, उनके साथ असहनशीलता वाला व्यवहार किया जाता है, तो सबकी जुबान पर ताले लग जाते हैं और सब अपने कमरे बंद करके सो जाते हैं। सवाल यह है कि ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? ये तस्वीरें कल शाम की हैं, जब तारिक फतेह रेखता फाउंडेशन की तरफ से आयोजित जश्न रेखता के अंतिम दिन समारोह में शामिल होने के लिए एक आम नागरिक की तरह पहुंचे थे। हम ये कह रहे हैं मस्जिद में सियासत की बात होनी नहीं चाहिए, आप कह रही होनी चाहिए। तारिक फतेह जी न्यूज पर प्रसार मुस्लिम समुदाय से जुड़े जटिल मुद्दों का विश्लेषण अपने शो में करते हैं। जाहिर है मुस्लिम समुदाय में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो उनके चाहने वाले हैं। ये तस्वीरें इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं। कोई 200-300 लोग ऐसे थे जो तस्वीरें लेना चाह रहे थे या किताबें ऑटोग्राफ कराना चाह रहे थे। लेकिन इस भीड़ में वो लोग भी शामिल थे जिन्हें सच स्वीकार करने में तकलीफ होती है। में जो है फालतू में हमने जैन का दुश्मन है यार। जिसका नतीजा ये हुआ कि 67 साल के तारिक फतेह पर इनटॉलरेंस ब्रिगेड की टीम ने हमला बोल दिया। वो कुछ दरगुजर गई, बात जो थी वो अच्छी नहीं लगी। कुछ मौलाना टाइप के लोग थे और जो वहाँ किताबें उर्दू की जहाँ बिक्री में, वो जब वहाँ गया तो 50 से बढ़ते हुए कुछ 100 लोग आ गए और उन्होंने घेरे में लेके फिर नीचे से लकड़ियों से टांगों पे मारना शुरू किया, किक मार करना किया। कल हम शाम के करीब गेट नंबर 2 से एंटर किए तो तारिक तो खैर चल नहीं पा रहे थे, इतने लोगों ने उनको घेर लिया था। उनके ऑटोग्राफ और सेल्फी ले रहे थे। मैं और मेरे दोस्त हरबीर, हम दोनों साथ में गए थे उनके। तो हम दूर दूर चल रहे थे और शुरू में जाने के बाद हमने तारिक ने कहा कि हम किताबें वगैरह ख़रीद लेते हैं। तो जैसे ही हम बुक स्टॉल के पास पहुँचे, कुछ लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और किसी ने पीछे से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ। जो हमसे बहस कर रहे थे वो तो नॉर्मल बात कर रहे थे, जो पीछे थे वो चिल्लाने लगे जूते निकाल के कि इनको भगाओ यहाँ से, हम इनको मार देंगे, ये यहाँ पर नहीं रहने चाहिए। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उन्हें अपशब्द कहे गए और उनके लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। कार्यक्रम के आयोजक चुपचाप तमाशा देखते रहे। पुलिस भी मूक दर्शक बनकर असहनशील ब्रिगेड की अश्लील हरकतों को बर्दाश्त करती रही। मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे देवर एब्सेंट फ्रॉम देयर, उनकी मर्जी से ही हुआ होगा। उसके बाद फिर पुलिस आई और बजाय इसके कि उनको रोकने के, दे ट्राइड टू अरेस्ट मी और मुझे बाहर ले जाके उन्होंने कहा कि आप
इस प्रेमिसेस से निकल जाए। मैंने कहा मैं तो नहीं निकलूँगा यहाँ से। तो मैं आई सैट देयर फॉर अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे तक मुझे वहाँ से अंदर जाने नहीं दिया गया, आने नहीं दिया गया। और लगातार वो जो 100-150 लड़के थे उनको खुली छूट थी गालियाँ देने की, यानी मोदी का तारिक फतेह इस टाइप की नारे लगा रहे थे, तारिक फतेह मुर्दाबाद, ये सब। तो अगर इसी तरह कल्चर रेखता का यही है स्टैंडर्ड कल्चर का, तो बड़े अफसोस की बात है। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि यह पूरा मामला शाम में शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। लेकिन रात करीब 10:34 पर रेखता फाउंडेशन की तरफ से एक सफल कार्यक्रम को लेकर ट्वीट किया गया। हालांकि इस ट्वीट में कहीं पर भी तारिक फतेह के साथ हुए बुरे व्यवहार का जिक्र नहीं था। 4 घंटे में जबकि डीसीपी यानी दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर वहाँ आ सकते हैं और तरह तरह का गुंडा वहाँ आ सकता है और प्रेस रिपोर्टर्स आ सकते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो बड़े बड़े दानिश्वर और डीप थिंकिंग रखने वाले लोग, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल शो करने, उनको खबर नहीं पहुँची थी। पुलिस जो थी उसको इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से थी कि इसको बाहर फेंक दें। इनको पता नहीं कि मैं तो पाकिस्तानी पुलिस वालों जो हाथ में बंदूक लिए हर वक्त काटते मारने को दौड़ते, उनसे नहीं डरता, तो ये दिल्ली पुलिस से मैं डरूंगा। जब लोग खड़े हुए थे सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो ये मौलवी लोग कहाँ से आ गए? इनका उर्दू से क्या ताल्लुक़ है? ये इस्लाम का, या तो आप कहें कि रेखता जो है वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है या कहें उर्दू कॉन्फ्रेंस है। तो जब आपने रेखता को इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बना दिया तो फिर मौलवी तो आएगा। हालांकि किसी अवार्ड वापसी गैंग के सदस्य ने अभी तक इस घटना पर उफ तक नहीं किया है। जो यहाँ ठेकेदार हैं कल्चर, उर्दू कल्चर के, और एक उन्होंने अपनी बनाई हुई, जैसे इंग्लिश का यहाँ एक, जिसे आप लुटियन दिल्ली कहते हैं, उसी टाइप का एक उर्दू का अपर क्लास बनी हुई है। और जो मुस्लिम सो कॉल्ड लिबरल या सेक्युलर हैं वो भी उतने ही रेडिकल हैं जितने कि आम ऑर्थोडॉक्स मुल्ला होता है। और उनको भी ये बड़ी नापसंद बात है कि फतेह के फतवे के ऊपर खुल के मुसलमान एक दूसरे के साथ डायलॉग कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत से गुफ्तगू होती है उस प्रोग्राम पे। ये उनको नहीं समझ में आ रहा कि आज से 100-200 साल तक जो हर चीज़ घर में ढकी छुपी रहती थी और नॉन मुस्लिम को तो पता ही नहीं चलता था कि मुसलमान के घर में बात क्या होती, वो अब खुल के हो रही है। तो वो ठेकेदारी टाइप का जो एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ मुझे पता था कि कौन है अंदर एडमिनिस्ट्रेटर। बल्कि परसों भी हुआ ये, मैं तो वहाँ था भी नहीं, तब भी एक अमेरिका से मेहमान आए हुए थे, उनके साथ बड़ी गर्मजोशी से बात हुई कि ये क्या बात कर रहे हैं ये फतेह के फतवे में, आप इनको रोकिए, प्रोग्राम बंद कराइए, ये सब भी बातें हुई वहाँ। ये एक विडंबना ही है कि हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार मौजूद हैं जो लोगों को अपने हिसाब से ढालने में सफल हो रहे हैं। समाज के इन ठेकेदारों का सिर्फ एक मकसद होता है, हमें बांटकर हम पर राज करना। लेकिन आज के सभ्य और शिक्षित समाज में इस छोटी सोच की कोई जगह नहीं है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर के संदर्भ को विस्तार देने के लिए आज मैं अमेरिका की मशहूर लेखिका मार्था बेक की कही एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। मार्था बेक ने कहा था कि अगर कोई शख्स बिना किसी पुख्ता जानकारी के किसी बात को लेकर कोई फैसला करता है तो उसे असहनशीलता कहते हैं। दिल्ली में तारिक फतेह के साथ जो कुछ भी हुआ वो असहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जो लोग तारिक फतेह का विरोध कर रहे हैं वो उनके बारे में और उनके शो के बारे में ठीक से जानते ही नहीं हैं, वरना वो ऐसी हरकत नहीं करते। हमारे देश में कई लोग सही जानकारी के अभाव में अपनी सोच और सच्चाई से परे बड़ी बड़ी बातें देश पर और समाज पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ड्राइंग रूम्स और 5 स्टार होटल्स में बैठने वाले ऐसे लोगों को तारिक फतेह के खिलाफ के साथ हुई असहनशीलता शायद दिखाई नहीं दी। वैसे इन्होंने असहनशीलता की बात उस वक्त भी नहीं की थी जब कश्मीरी पंडितों को बंदूक के दम पर, बंदूक की नोक पर
भागने पर मजबूर किया गया था, उन्हें अपने अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। तब भी आपने देखा होगा, अगर शायद आपको याद हो, किसी ने कोई शोर नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे तमाम लोगों ने एक खास तरह का चश्मा लगाकर देश के माहौल पर अपने विचार थोपने की कोशिश की है। जब इसी देश की सीमाओं के अंदर पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहराए जाते हैं, तब हमारे देश का कोई भी बुद्धिजीवी या साहित्यकार विरोध प्रकट करने सामने नहीं आता। कोई भी अपने अवार्ड्स वापस नहीं करता और कोई असहनशीलता की बात नहीं करता। जब इसी देश में पत्थरबाज हमारे ही देश की सेना पर पत्थरबाजी करते हैं, तो कोई बुद्धिजीवी आवाज नहीं उठाता। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस गैंग में शामिल लोगों ने भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा और कश्मीर में सेना से संबंधित झूठी अफवाहें फैलाई। ये वही गैंग था जिसने सेना पर कश्मीरी नागरिकों से ज्यादती करने का आरोप भी लगाया। आजकल ऑनलाइन क्रिएटिविटी का जमाना है। आए दिन इंटरनेट पर हमें ऐसी कई कोशिशें देखने को मिलती रहती हैं जिनमें कुछ ना कुछ नया होता है। जी न्यूज के शो फतेह का फतवा को लेकर भी आज हमारे पास एक ऐसा ही क्रिएटिव वीडियो आया है, जिसमें जर्मनी के तानाशाह हिटलर को जी न्यूज के शो फतेह का फतवा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाया गया है। भारत के मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों से अलग हैं। उनकी सोच, समझ और पहचान हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ी हुई है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में कुछ और। भारत के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों जैसे नहीं हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी नहीं हो सकता। हमारा समाज रिश्तों के ताने बाने से जुड़ा एक ऐसा परिवार है जिसमें धर्म भले ही अलग अलग हों, लेकिन सारे धर्म इंसानियत के धागे में पिरोए हुए।